वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस। आगे बढ़ते हैं, क्लास नंबर 266 एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन सीरीज प्लांट रिप्रोडक्शन की हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो है यानी प्लांट रिप्रोडक्शन का पार्ट 1 उसको जरूर देखो, बिकॉज बहुत से छोटे छोटे कंसेप्ट हमने वहां पर बहुत अच्छे से फाइन डिटेल में स्टडी किए हैं। तो वो कंसेप्ट जब आपको समझ में आएंगे तभी ये वीडियो आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा और इजीली समझ में आएगा। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी एंड्रोशियम के बारे में, और यहाँ पे हम बात करेंगे गाइनोशियम के बारे में यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सेम ही पिक्चर पिछली बार हमने वीडियो में जो फर्स्ट पार्ट में भी देखा था हमने कि ये आपका एंड्रोशियम यानी कि स्टेमन वाला पार्ट है। कुछ इसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको कहा जाता है पिस्टिल और कार्पल। पिस्टिल और कार्पल आप इसे कहते हो। अब कार्पल्स एक फ्लावर में कितना प्रेजेंट होता है उस बेस पे हम लोग कहते हैं कि वो फ्लावर मोनोकार्पलरी है या फिर मल्टीकार्पलरी है। मोनोकार्पलरी का सिंपल सा मतलब हो गया, मोनो मीन्स वन और कार्पलरी वर्ड लिया है कार्पल से, यानी एक कार्पल हुआ तो मोनोकार्पलरी, मल्टीपल कार्पल्स हुए तो मल्टी कार्पलरी। अब अगर मल्टीपल कार्पल्स प्रेजेंट है तो वो मल्टीपल कार्पल्स या तो फ्यूज्ड होंगे सब आपस में, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सिनकार्पस, यानी कि कार्पल्स आपस में सारे कैसे हैं, फ्यूज्ड, या फिर वो होंगे अपोकार्पस कंडीशन में, यानी कि कार्पल्स जो हैं वो फ्री है, यानी एक दूसरे से फ्यूज्ड नहीं होते। जैसे अब आप ये पिक्चर देखो, एनसीईआरटी का पिक्चर है, ये पिक्चर है पेपेवर का। पेपेवर आपने पढ़ा रहेगा अबाउट पॉपी प्लांट। तो ये पेपेवर का पिक्चर है जिसमें आपको बहुत सारी अलग अलग कार्पल्स दिख रही है, बट ये सारी आपस में कैसी है, फ्यूज्ड है। ये सारी आपस में फ्यूज्ड है। ये देखो आपको यहाँ पर ये अलग अलग दिख रहा होगा स्टिग्मा, बट इनका जो मेन पार्ट है वो सारा आपस में कैसा है, सिंगल। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिनकार्पस मल्टीकार्पलरी ओवरी जो कि है आपके पेपेवर सोमनिफेरम के अंदर। नेक्स्ट पिक्चर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये भी मल्टीपल कार्पल्स हैं प्रेजेंट, लेकिन ये अपोकार्पस है। मिशेलिया का ये पिक्चर है, एनसीईआरटी में प्रॉपर नेम भी मेंशन्ड है पेपेवर और मिशेलिया के। अपोकार्पस कंडीशन आपको यहाँ पे अलग अलग कार्पल्स दिखाई दे रहे होंगे और ये सब आपस में कैसे हैं, फ्री। तो दिस इज अपोकार्पस मल्टीकार्पलरी कंडीशन। और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर जो कार्पल का या पिस्टिल का रहता है। ये पिस्टिल बेसिकली हिबिस्कस प्लांट का है। देखो पिस्टिल में एक तो सबसे नीचे वाला जो बेसल पार्ट रहता है उसको हम कहते हैं ओवरी, और ये ओवरी कनेक्टेड होती है फ्लावर के थैलेमस से। सबसे ऊपर वाला पार्ट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। स्टिग्मा वो प्लेस है जहां पर आकर पोलन ग्रेन गिरता है, मतलब पोलन ग्रेन यहीं पर आएगा और यहीं पर इसका जर्मिनेट होगा। और स्टिग्मा को ओवरी से जो कनेक्ट करता है उस स्टॉक को कहा जाता है स्टाइल। तो बेसिकली ये तीन पार्ट होते हैं किसी भी कार्पल पे। देखो फिर इस पिक्चर में वापस हम उन पार्ट्स की स्टडी करते हैं। पिस्टिल के तीन पार्ट्स होते हैं बेसिकली। द अपर मोस्ट पार्ट दिस इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। सबसे नीचे वाला जो स्वोलन बेसल पार्ट रहता है उसको हम कहते हैं ओवरी। ओवरी जो है फ्लावर के थैलेमस के साथ में अटैच्ड होती है, दिस इज थैलेमस। और ये फ्लावर का स्टॉक, दिस इज ओवरी। और ओवरी को स्टिग्मा से जो कनेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड एज स्टाइल। तो तीन पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन के लिए, यानी इसी स्टिग्मा पर आकर बाद में पोलन लैंड होते हैं और लैंड होने के बाद में जर्मिनेट होते हैं। नेक्स्ट जो है स्टाइल की बात करते हैं। इलोंगेटेड लंबा सा पतला पार्ट है एंड जो कनेक्ट करता है ओवरी को स्टिग्मा से। आप यहाँ पे देखो स्टिग्मा एक प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रही है। यहाँ पर आकर एक पोलन ग्रेन रिलीज होगा, यहाँ पर आकर पोलन ग्रेन बनेगा। पोलन ग्रेन आकर यहाँ पर जब जर्मिनेट होगा तो इससे बनेगी एक पोलन ट्यूब, और ये पोलन ट्यूब स्टाइल में से निकलती हुई नीचे जाती है ओवरी में। और इसी पोलन ट्यूब के थ्रू जो पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट्स हैं वो इसी पोलन ट्यूब के थ्रू नीचे की तरफ पहुंचेंगे। नाउ ओवरी इज द बेसल बल्ज्ड पार्ट। ओवरी को और डिटेल में देखते हैं हम लोग। ओवरी के अंदर जो कैविटी होती है उसको हम कहते हैं लोक्यूल, यानी अगर ये समझो ओवरी है तो ओवरी के अंदर जो खाली स्पेस है दैट स्पेस इज कॉल्ड एज ओवेरियन कैविटी और लोक्यूल। और इस ओवरी की वॉल से अटैच्ड आपको मिलेगा प्लेसेंटा। यहां देखो आप, इन दिस केस दिस इज द प्लेसेंटा, दिस इज द प्लेसेंटा जो ओवरी की वॉल से अटैच्ड है। और इस प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है ओव्यूल जो कि है बेसिकली मेगा स्पोरेंजियम। पिछले वीडियो में हमने बात की थी माइक्रोस्पोरेंजियम की, यानी वो स्पोरेंजियम जिसमें माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं, या हम बात करेंगे मेगा स्पोरेंजियम की, यानी वो स्पोरेंजियम जिसमें मेगा यानी कि मेगा स्पोर्स यानी कि फीमेल स्पोर्स डेवलप होते हैं। तो दिस ओव्यूल
एक्ट्स एज मेगा स्पोरेंजियम, और इसके अंदर अब मेगा स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि पहले आप इसका पार्ट 1 देखो, वहां हमने ये सब चीजें ना बहुत अच्छे से फाइन डिटेल में स्टडी की है, तो आपको वो देखने के बाद ये वीडियो काफी आसान लगेगा। और ये ओव्यूल डेवलप होता है प्लेसेंटा से, मतलब ओवरी की वॉल पे अटैच होता है प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा से अटैच होता है बाद में ओव्यूल। जैसा ये एक और पिक्चर है, यहाँ पर ये ओवरी का वॉल हो गया, इस ओवरी के वॉल में यहाँ पर ये प्लेसेंटा वाला पोर्शन, इस प्लेसेंटा वाले पोर्शन से बहुत सारे मल्टीपल ओव्यूल्स डेवलप हो रहे हैं। तो दैट्स हाउ लोक्यूल में अरेंज्ड होते हैं मल्टीपल ओव्यूल्स। नाउ अब हम लोग बात करेंगे मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल की। ये वो साइट है जहां पर मेगा स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा। अब एक ओवरी में कितने ओव्यूल्स डेवलप होते हैं, ठीक है, हर प्लांट्स में अलग अलग रहते हैं। कुछ प्लांट्स में आपको एक ओवरी में केवल एक सिंगल ओव्यूल ही देखने को मिलेगा, जैसे वीट, पैडी एंड मैंगो। पैडी इज बेसिकली राइस, वीट, राइस और मैंगो, इन तीनों में आपको एक एक ओव्यूल ही देखने को मिलेगा। जबकि कुछ प्लांट्स में मल्टीपल ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे पेपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स। तो ये एग्जांपल्स है। अब एग्जांपल्स कैसे याद करने हैं, देखो हमें अच्छे से पता है कि ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप होगा सीड्स में, यानी किसी प्लांट में एक पर्टिकुलर ओवरी में जितने ओव्यूल्स होंगे उतने ही सीड डेवलप होंगे। आप वीट को देखो, राइस को देखो और मैंगो को देखो, इन सब में एक एक सीड प्रेजेंट होता है, क्योंकि इन सब में एक एक ओव्यूल प्रेजेंट था। जबकि आपने पेपाया खाया होगा, वाटरमेलन भी खाया होगा, आपको उसमें बहुत सारे सीड्स देखने को मिलते हैं, तो मतलब वो सभी ओव्यूल्स थे पहले। अब एक बेसिक ओव्यूल के स्ट्रक्चर की हम स्टडी करेंगे। देखो ओव्यूल बहुत अलग अलग टाइप के रहते हैं, और इसमें जो सबसे कॉमन टाइप है उसको कहा जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल बेसिकली वो ओव्यूल है जो कि किसी वॉल से इस तरह से इन्वर्टेड कंडीशन में अटैच होगा, उसको हम कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। अब एनसीईआरटी ने एनाट्रोपस ओव्यूल नाम लिख के छोड़ दिया है, वो भी केवल अपने डायग्राम के अंदर, उसके अलावा किसी भी ओव्यूल की बात यहाँ पर नहीं की गई है, तो वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। आप इसको ऐसा समझ लो कि ये एनाट्रोपस ओव्यूल जो है यहाँ पर अटैच्ड है प्लेसेंटा के थ्रू, ये प्लेसेंटा समझ लो आप इसको, तो ये प्लेसेंटा से अटैच्ड है, ठीक है। और ये अटैचमेंट के बाद में इस तरह से रोटेशन शो कर रहा है, मतलब ये इस तरह से अटैच्ड है, इसलिए इसको एनाट्रोपस नाम दिया गया है। हम लोग बेसिकली बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, तो अच्छे से ध्यान से समझना। मैं एक बार वापस प्लेसेंटा ड्रॉ कर दूं, ये हो गया प्लेसेंटा। चलो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हाइलम की। हाइलम क्या है, देखो ये दिख रहा होगा आपको फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या है, फ्यूनिकल बेसिकली ये जो स्टॉक है, ये जो स्टॉक है जिसके थ्रू ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच्ड है, उस स्टॉक को हम कहते हैं फ्यूनिकल। दैट स्टॉक इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। नेक्स्ट इज हाइलम। हाइलम बेसिकली वो जगह है जहां पर ओव्यूल और फ्यूनिकल जो है वो मर्ज हो रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं। ये प्लेसेंटा से अटैच्ड है फ्यूनिकल यानी स्टॉक, और इस स्टॉक से आकर अटैच्ड हुआ है ओव्यूल। तो वो एरिया जहां पर ओव्यूल और फ्यूनिकल मर्ज हो रहे हैं उसको आप कहते हो हाइलम, ठीक है। फ्यूनिकल स्टॉक है जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से टच कर रहा है, हाइलम जंक्शन है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में, यानी जहां पर ओव्यूल फ्यूनिकल के साथ में फ्यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटेग्यूमेंट्स की। तो देखो इंटेग्यूमेंट्स कैसा है कि यहाँ पर जो ओव्यूल है, ओव्यूल की कवरिंग्स दिख रही होगी आपको, दिस कवरिंग, दिस इज द आउटर कवरिंग, दिस इज कॉल्ड एज आउटर इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स बेसिकली मींस हार्ड कवरिंग्स, और ये अंदर की तरफ ये वाले जो है ये है इनर इंटेग्यूमेंट यानी कि इनर कवरिंग। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि इंटेग्यूमेंट्स आर दी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स अराउंड ओव्यूल, बाहर वाला आउटर इंटेग्यूमेंट और अंदर वाला इनर इंटेग्यूमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूसिलस की। तो न्यूसिलस बेसिकली क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, सी अगेन, ये वापस तुम्हारा इंटेग्यूमेंट्स बन गए, ये इंटेग्यूमेंट्स हो गए। तो इन इंटेग्यूमेंट्स के बीच में बहुत सारे यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। इन सेल्स, ये सभी जो टिश्यू बना है उसको आप कहते हो न्यूसिलस, यानी न्यूसिलस इज मास ऑफ सेल्स एंक्लोज्ड इनसाइड इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स के बीच में जो बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है उनको आप कहते हो न्यूसिलस। न्यूसिलस के सेल्स में अबंडेंट फूड रिजर्व होता है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट अबंडेंट फूड रिजर्व, यानी आपने इनका भी काम क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का। न्यूसिलस न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। अब आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट क्या करना है वो देखिए आप। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी अबाउट
माइक्रोस्पोरेंजियम। तो हमने उसमें कहा था कि माइक्रोस्पोरेंजियम में जो माइक्रोस्पोर्स डेवलप हो रहे हैं, जो पोलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं, उनका न्यूट्रिशन उनको मिलता है किसी पर्टिकुलर सेल से। तो आपको ये बताना है कि कौन से सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। सिमिलरली यहाँ पर जो डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट है, यानी जो डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक है, उस एम्ब्रियो सैक को फूड कौन प्रोवाइड करेगा, वो है न्यूक्लियस के सेल्स। नेक्स्ट बात करता हूं मैं माइक्रोपाइल की। तो माइक्रोपाइल को यहाँ पे ध्यान से समझना। ओव्यूल का एक एंड ऐसा है जहां पर इंटेगुमेंट्स नहीं है। आप देखो यहाँ पर ये पोर्शन देखो आप, सी दिस इज द आउटर इंटेगुमेंट, दिस इज द इनर इंटेगुमेंट यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप इस स्ट्रक्चर पे देखोगे तो यहाँ पर आपको इंटेगुमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। सो दिस इज द ओपनिंग एट द टिप वेयर इंटेगुमेंट्स आर एब्सेंट। जो बिकॉज यहाँ पे इंटेगुमेंट्स एब्सेंट है, इस पोर्शन को कहा जाता है माइक्रोपाइल। नेक्स्ट है चेलेजा। चेलेजा माइक्रोपाइल का जस्ट ऑपोजिट एंड को चेलेजा कहा जाता है, यानी कि जहां पर माइक्रोपाइल प्रेजेंट है, दिस इज द माइक्रोपाइल वाला एंड। हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग एंड डिसाइड कर रहे हैं कि ओव्यूल का एक एंड कहलाता है माइक्रोपाइल और उसका दूसरा एंड कहलाता है चेलेजा। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बिकॉज इन वर्ड्स को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। और कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे अबाउट सम ऑफ दोस क्वेश्चंस की चेलेजा एंड पे क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइल एंड पे क्या प्रेजेंट होता है। तो आपको उसके लिए बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए। जिस तरफ इंटेगुमेंट्स एब्सेंट होंगे वो माइक्रोपाइल, जिस तरफ इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो चेलेजा। एंड रिमेंबर चेलेजा इज कंसिडर्ड एज द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। अगर आपसे कोई पूछे इस डायग्राम को टेढ़ा कर दे, सीधा कर दे और आपसे पूछे कि बताओ बेसल पार्ट कौन सा है, तो आप हमेशा कहोगे कि जिस तरफ चेलेजा प्रेजेंट है उस तरफ बेसल पार्ट होगा ओव्यूल का। और इसी बेसल पार्ट को लेकर वो आपको कंफ्यूज करेंगे और क्वेश्चंस पूछेंगे। नाउ अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसा होता है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट कि माइक्रोस्पोर कैसे डेवलप होते हैं और फिर माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कैसे डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग पहले मेगास्पोर बनाएंगे और उस मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। नाउ अब वहां पर जितने भी सारे सेल्स देखे थे हमने पिछले वीडियोज में, तो माइक्रोपाइल एंड पे जो ओव्यूल का जो एक सिंगल सेल है वो डिफरेंशिएट होकर बनाएगा मेगास्पोर मदर सेल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी मेगास्पोर मदर सेल जो है मियोसिस करके एक मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगा। और ये मेगास्पोर मदर सेल किस तरफ डिफरेंशिएट होगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, आप आंसर दोगे माइक्रोपाइल एंड की तरफ वाला सेल डिफरेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेगा। ये एक ऐसा सेल है जिसमें बहुत डेंस साइटोप्लाज्म है और एक बहुत ही प्रोमिनेंट साफ दिखने वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट है। पिक्चर पे आओ, यहाँ पे देखो इन्होंने क्लियर शो कर रखा है कि ये माइक्रोपाइलर एंड है। तो इस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ इन्होंने एक सेल शो किया है। ये सेल जो है अब डिफरेंशिएट होके बन गया मेगास्पोर मदर सेल, और इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर एक बहुत ही क्लियर आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, इस मेगास्पोर मदर सेल के चारों तरफ कौन से सेल्स होंगे, तो जो बाकी के न्यूक्लियस के सेल्स हैं वो सारे न्यूक्लियस सेल्स के चारों तरफ इसके प्रेजेंट होंगे, और यही इस डेवलपिंग मेगास्पोर और डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेंगे न्यूक्लियस। अब मेगास्पोर मदर सेल का जब होगा मियोसिस, तो ऑब्वियस सी बात है, लास्ट वीडियो में भी हमने देखा कि एक मियोसिस से 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो मेगास्पोर मदर सेल से भी 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ये बेसिकली कुछ ऐसा होगा कि सबसे पहले तो आपका ये जो एक सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल में फर्स्ट मियोसिस होगा, और मियोसिस फर्स्ट के बाद में यहाँ पर 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिसे आप कहते हो मेगास्पोर डायड। और जैसा आपको पता है कि मियोसिस में हमेशा 2 स्टेप होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, यानी मियोसिस फर्स्ट के बाद में होगा मियोसिस सेकंड और बनेगा मेगास्पोर टेट्राड, यानी 2 सेल से बन जाएंगे 4 सेल। क्लियर बता रहा हूं मैं, यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि मियोसिस 2 बार होगा, मियोसिस केवल एक ही बार होगा। और एक मियोसिस में जो 2 सब्सिक्वेंट स्टेप होते हैं वो होते हैं मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट के बाद 2 सेल बनते हैं और मियोसिस सेकंड के बाद 4 सेल बनते हैं। तो यहाँ पर 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ जिसे मेगास्पोर टेट्राड कहते हैं। सिमिलर इसी तरह का स्ट्रक्चर हमने मेल में भी बनाया था जिसको नाम दिया था हमने माइक्रोस्पोर टेट्राड। एंड दिस प्रोसेस of formation of megaspores from megaspore mother cell is called as megasporogenesis, यानी मेगास्पोर्स का सिंथेसिस।
नाउ द डिफरेंस इज कि वहां पर जो 4 माइक्रोस्पोर्स बने थे वो चारों माइक्रोस्पोर्स मैच्योर होकर 4 पोलन ग्रेन्स बना रहे थे, बट यहाँ पर ये जो 4 मेगास्पोर्स है उन 4 में से 3 मेगास्पोर हो जाएंगे डीजेनरेट। ये 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट हो जाएंगे और केवल एक मेगास्पोर पीछे बचेगा और यही मेगास्पोर अब बन जाएगा फंक्शनल मेगास्पोर। और ये फंक्शनल मेगास्पोर अब मैच्योर होके बनाएगा एम्ब्रियो सैक, जो कि रिप्रेजेंट करेगा फीमेल गैमेटोफाइट को। पिछले वीडियो में हमने देखा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ और ये चारों माइक्रोस्पोर्स डेवलप होकर बनाते हैं पोलन ग्रेन, बट फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में जो 4 मेगास्पोर बनते हैं उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स में से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे और जो पीछे बचेगा उसको कहा जाता है फंक्शनल मेगास्पोर और वो मैच्योर होकर बनाता है एम्ब्रियो सैक। नाउ वी लुक एट द प्लॉइडी लेवल्स। देखो मेगास्पोर मदर सेल इज ऑलवेज डिप्लॉयड, इट इज ऑलवेज डिप्लॉयड। अब इसके अंदर जब मियोसिस होगा तो वी नो मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, तो मेगास्पोर कैसा हो जाएगा, हाफ। अब इसी मेगास्पोर से डेवलप होगा बाद में एम्ब्रियो सैक, तो ये भी कैसा रहेगा, हैप्लॉइड। तो यस, एम्ब्रियो सैक एंड मेगास्पोर्स आर हैप्लॉइड बट मेगास्पोर मदर सेल इज डिप्लॉयड। सी ऑलवेज अ मियोटिक मदर सेल इज डिप्लॉयड, ऑलवेज, चाहे वो मेगास्पोर मदर सेल हो या माइक्रोस्पोर मदर सेल हो। नाउ एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक ओव्यूल में जनरली एक ही एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। नाउ व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब समझना आप यहाँ पे क्लियर। मोनो मतलब होता है एक, यानी सिंगल, और स्पोरिक में हो गया स्पोर, यानी कि केवल जो 4 मेगास्पोर्स बने उन 4 मेगास्पोर्स में से केवल एक ही मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर होगा और वो डेवलप होगा। इस तरह के डेवलपमेंट को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, और ये मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स में ऐसा होता है। दैट मींस एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर। नाउ माय क्वेश्चन इज, जो नीट में कई बार पूछते हैं कि विच स्ट्रक्चर इन प्लांट रिप्रेजेंट्स मेल गैमेटोफाइट। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, वापस बता रहा हूं। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स मेल गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट्स फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर। अब ये जो एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर है ये किस तरह से एक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। जैसा हमने लास्ट टाइम भी स्टडी किया था कि कैसे माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में डेवलप होता है। फंक्शनल मेगास्पोर में सबसे पहले होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। नाउ व्हाट इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब हो गया कि केवल न्यूक्लियस ही डिवाइड हुआ है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब होता है कि केवल न्यूक्लियस डिवाइड होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन इमीडिएटली नहीं होता। देखो मैं वापस बता रहा हूँ, सेल वॉल का फॉर्मेशन इमीडिएटली नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता, सेल वॉल का फॉर्मेशन भी होगा बट इमीडिएटली नहीं होता। देखेंगे हम आगे। एक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फंक्शनल मेगास्पोर की बात कर रहा हूँ, ये एक फंक्शनल मेगास्पोर और इसके अंदर एक न्यूक्लियस यहां से चालू किया मैंने, और ये एक हैप्लॉइड है। तो जब पहला न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो एक न्यूक्लियस से बनेंगे 2 न्यूक्लियाई और ये दोनों न्यूक्लियाई ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर जाएंगे, बिल्कुल, लेकिन सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर इसके बाद में एक और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ये होगा सेकंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। पहले फर्स्ट हुआ, अब ये सेकंड हो रहा है। अब इन दोनों न्यूक्लियस का एक बार और फ्री डिवीजन होगा और बन जाएंगे 4 न्यूक्लियस, 2 इस एंड पे और 2 इस एंड पे। इस कंडीशन को अब आप कहते हो 4 न्यूक्लिएट स्टेज। इसको बोला था 2 न्यूक्लिएट स्टेज, इसको बोला 4 न्यूक्लिएट स्टेज। अब एक और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा जो तीसरा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, और इस एक और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से देखो यहाँ पर एक न्यूक्लियस, यहाँ 2 न्यूक्लियस, इनका और डिवीजन होगा तो 4 न्यूक्लियस। सिमिलरली नीचे 1, नीचे 2 और नीचे 4, तो टोटल कितने न्यूक्लियस हो गए? यानी 3 न्यूक्लियर डिवीजन करने के बाद में टोटल अपने पास में 8 न्यूक्लियाई है। 4 ऑपोजिट, दोनों अपने अपने ऑपोजिट एंड्स पर 4 न्यूक्लियस का अरेंजमेंट है, और इस कंडीशन, इस स्टेज को कहा जाता है 8 न्यूक्लिएट स्टेज। नाउ व्हाट वुड हैपन? अब कोई फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होगा। अब ये जितने भी न्यूक्लियाई है ये धीरे धीरे अपने आप को अरेंज करना चालू करेंगे और इस अरेंजमेंट के साथ साथ में सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगेगा। देखो 2 न्यूक्लियाई सेंटर में आकर अरेंज हो गए, 3 न्यूक्लियाई एक एंड की तरफ थे, बच गए, और 3 न्यूक्लियाई एक एंड की तरफ बच गए, और अब इन 3 न्यूक्लियाई के चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इस पिक्चर में देखो, इन्होंने केवल एक एंड पे सेल वॉल का फॉर्मेशन दिखाया है, और सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे इन जो 6 न्यूक्लियस है, यानी कि 3 ऊपर
और 3 नीचे, इन सब पे सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। और ये जो 2 बीच में न्यूक्लियाई है, इन पे ये ऑलरेडी इस सेल, बड़े वाले सेल में प्रेजेंट है, इसलिए इस पे न्यूक्लियाई का इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता। यानी कि मैच्योर होने के बाद में, कंप्लीटली सब कुछ हो जाने के बाद में, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसमें ध्यान से देखना, ये जो सेल है सबसे बड़ा वाला, जो इसमें सब कुछ प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल सेल। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल सेल। यानी अब जितने भी सेल्स हैं इसके अंदर, ये सभी इसी सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रल सेल। और इस सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है, जिसको आप कहते हो पोलर न्यूक्लियाई। These are called as polar nuclei। 3 न्यूक्लियाई ऊपर थे और तीनों ने अपने चारों तरफ क्या बना ली? तीनों ने अपने चारों तरफ बना ली सेल वॉल। इनको हम कहते हैं एंटीपोडल्स। रिमेंबर, एंटीपोडल्स आर टुवर्ड्स द चैलेजल एंड। एंटीपोडल्स आर टुवर्ड्स द चैलेजल एंड। और जो माइक्रोपाइल वाला एंड है, उस माइक्रोपाइल वाले एंड में भी 3 न्यूक्लियस थे और तीनों ने अपने चारों तरफ क्या बना ली? सेल वॉल। एक न्यूक्लियस पीछे की तरफ रह गया जो अपने को दिखाई नहीं दे रहा। These are called as synergids। और जो पीछे की तरफ शो कर रखा है वो है एग सेल। यानी जो सबसे मेन फीमेल गैमेट है वो उस एग सेल के अंदर प्रेजेंट है। This structure is now called as embryo sac। This structure is called as embryo sac and it represents the female gametophyte। और इस embryo sac को आप कहते हो 8 nucleate 7 celled condition। Now आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि इसको 8 न्यूक्लियट 7 सेल्ड कंडीशन क्यों कहते हैं, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। फिर भी मैं एक बार इस पूरे स्ट्रक्चर को, इसमें कैसे 8 न्यूक्लियस है और 7 सेल है, वो मैं यहाँ पर आपको वापस बताता हूँ। देखो, हमने बोला 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें से 2 न्यूक्लियाई सेंटर में आ गए, यानी 3 बच गए चैलेजल एंड पे, 3 बच गए माइक्रोपाइल एंड पे। तो जो 6 न्यूक्लियाई है, नाउ दीज 6 न्यूक्लियाई, 3 चैलेजल और 3 माइक्रोपाइल पे, इनके चारों तरफ बन जाती है सेल वॉल और टोटल 6 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। 6 न्यूक्लियाई, 6 पे आपने सेल वॉल बना दी, तो अब देखो ये 3 न्यूक्लियाई चैलेजल एंड पे, इनके चारों तरफ बना दी सेल वॉल, तो 3 सेल हो गए। सिमिलरली आपके माइक्रोपाइल एंड पे भी 3 सेल्स हो गए, तो टोटल हो गए 6 सेल्स। अब इनमें से जो 3 सेल्स जो चैलेजल एंड पे प्रेजेंट है, उनको आप कहते हो एंटीपोडल्स, ठीक है। और 3 सेल्स जो आपके प्रेजेंट है माइक्रोपाइल एंड पे, उन तीनों को मिलाकर आप कहते हो एग एपैरेटस। इस एग एपैरेटस में जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ प्रेजेंट है, एक तो होगा मेन एग सेल जो मेन फीमेल गैमेट की तरह काम करेगा, और बाकी के जो 2 सेल्स है वो कहलाएंगे सिनर्जिड्स। नाउ रिमेंबर द एंटायर एम्ब्रियो सैक शुरुआत से ही जब एक सिंगल सेल और सिंगल न्यूक्लियस कंडीशन में था, ये हैप्लॉइड था। यानी इस एम्ब्रियो सैक के अंदर जितने भी सेल्स डेवलप होंगे, सारे के सारे हैप्लॉइड होंगे। ये सारे के सारे हैप्लॉइड होंगे एक्सेप्ट द सेंट्रल सेल। मैं सेंट्रल सेल पे भी आऊंगा। फिलहाल आप सिनर्जिड्स को अगर आप गौर से देखोगे तो सिनर्जिड्स के एंड पे आपको कुछ इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही है। दीज आर कॉल्ड एज फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस बेसिकली सेल्यूलर थिकनिंग है जो कि माइक्रोपाइल की टिप की तरफ प्रेजेंट है। अब ये सेल है, ये सेल, इस सेल का माइक्रोपाइल टिप ऑब्वियसली नीचे की तरफ होगा, तो इसके जो माइक्रोपाइल टिप पे सेल्यूलर थिकनिंग होगी। अब इसे कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, और ये फिलीफॉर्म एपरेटस बेसिकली पोलन ट्यूब को सिनर्जिड्स की तरफ मूव करते हैं और फिर वो सिनर्जिड्स से होता हुआ एग सेल में की ओर जाएगा। अब हमने कहा था कि एग सेल इज द मेन फीमेल गैमेट, तो जो पोलन ट्यूब आएगी जिसमें मेल गैमेट प्रेजेंट होगा, उस पोलन ट्यूब जो है वो इन फिलीफॉर्म एपरेटस इनको गाइड करेगा। ये फिलीफॉर्म एपरेटस होती हुई सिनर्जिड्स में जाएगी, सिनर्जिड्स अब डीजनरेट होंगे, और जब सिनर्जिड्स डीजनरेट होंगे तो धीरे धीरे ये टुवर्ड्स एग सेल पहुंच जाएगी। और इस पोलन ट्यूब से मेल गैमेट आ रहा है, ये मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करके फर्टिलाइज करेगा। अब बच गए कौन से? बच गए 2 न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट है यहाँ बीच में, इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। अब इन पोलर न्यूक्लियाई का सेल कौन सा है? तो इन पोलर न्यूक्लियाई का सेल है ये वाला जो मेन सेल है आपका, दिस मेन सेल जिसके अंदर बाकी के सारे सेल्स प्रेजेंट है, यही सेल वॉल इन पोलर न्यूक्लियाई की है। यानी ये पोलर न्यूक्लियाई, इस जो सबसे बड़ा सेल बना इसको हमने बोला सेंट्रल सेल। इस सेंट्रल सेल के अंदर जो न्यूक्लियाई है वो है पोलर न्यूक्लियाई। अब बिकॉज ये दोनों न्यूक्लियाई तो हैप्लॉइड है, ये एक सिंगल न्यूक्लियाई हैप्लॉइड, ये एक सिंगल न्यूक्लियाई हैप्लॉइड, बट बिकॉज सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई है, यानी सेंट्रल सेल कैसा हो गया? डिप्लॉइड। नाउ रिमेंबर दीज पोलर न्यूक्लियाई आर बिलो द एग एपरेटस। पोलर न्यूक्लियाई एग एपरेटस के नीचे की तरफ प्रेजेंट है।
अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सर नीचे की तरफ प्रेजेंट है, जबकि अगर आप ये पिक्चर देखो एनसीईआरटी का, अगर आप ये पिक्चर देखो एनसीईआरटी का, तो पोलर न्यूक्लियाई एग सेल के ऊपर है। इस पिक्चर के अकॉर्डिंग पोलर न्यूक्लियाई एग सेल के अबव है, बिलो नहीं है। बट ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों है? बिकॉज हमने डिफाइन किया है कि ओव्यूल का बेजल एंड कौन सा होगा? ओव्यूल का बेजल एंड होगा चैलेजल एंड, यानी आप इसको बेस मानोगे। अब जब आप इसको बेस मानोगे, जब आप इसको बेस मानोगे तो ये एपेक्स होगा, ये एपेक्स होगा, यानी जब आप यहां से इस तरफ जाओगे तो आप बेस की तरफ जा रहे हो। अब बताओ आप क्या बोलोगे, पोलर न्यूक्लियाई कहाँ प्रेजेंट है? तो आप आंसर दोगे कि सर दे आर प्रेजेंट बिलो एग एपरेटस। दैट्स व्हाई ये लाइन मेंशन्ड है, और ये एनसीईआरटी की इसी लाइन पे बेस्ड नीट ने क्वेश्चन एग्जाम में दे रखा है। अब ये पोलर न्यूक्लियाई दो प्रेजेंट है तो लार्ज सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होंगे ये, दैट्स द रीजन व्हाई लार्ज सेंट्रल सेल इज डिप्लॉयड। बाकी सारे एंटीपोडल्स और सारे एग एपरेटस के सेल्स सारे के सारे हैप्लॉयड है, इट इज द ओनली डिप्लॉयड सेल प्रेजेंट। तो ये था मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसमें एक मेगास्पोर मदर सेल से पहले मेगास्पोर फॉर्म हुआ, बाद में उस हैप्लॉयड मेगास्पोर का कंप्लीट मैच्योरेशन करके हमने एक कंप्लीट 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन किया। यानी अब फीमेल गैमेटोफाइट भी तैयार है और मेल गैमेटोफाइट भी तैयार है। तो अब हम लोग सबसे पहले तो नेक्स्ट वीडियो में मेल गैमेटोफाइट को लेके जाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट के पास, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। बट पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया अबाउट मेगास्पोरोजेनेसिस। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको इन दोनों में अच्छे से डिफरेंस वापस बता दूं। इन केस आपको ये डिफरेंसेस नहीं समझ में आए आप पहले पार्ट 1 वाला वीडियो देखो, फिर इन डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करो, और उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहे तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आकर अपना डाउट बता सकते हो। मेल और फीमेल में सिस्टम को हम लोग कंपेयर करेंगे। मेल में हमने कहा कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है और फीमेल में होता है मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस, जिससे बनते हैं 4 माइक्रोस्पोर्स, जिन्हें आप कहते हो माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहाँ पे भी मेगास्पोर मदर सेल में होगा एक मियोसिस, जिससे 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, जिसे आप कहते हो मेगास्पोर टेट्राड। अब ये चारों के चारों जो माइक्रोस्पोर्स हैं, ये चारों माइक्रोस्पोर्स जो है डेवलप होकर बनाएंगे 4 पोलन ग्रेन्स, यानी चारों माइक्रोस्पोर्स फंक्शनल रहेंगे और चारों के चारों जो है पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करेंगे। जबकि फीमेल में मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स में इन 4 मेगास्पोर्स में से केवल एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा, बाकी 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। इस तरह के डेवलपमेंट को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन मेगास्पोरोजेनेसिस। नाउ तो मतलब बाद में ये जो माइक्रोस्पोर्स है चारों, ये चारों माइक्रोस्पोर्स माइटोटिक डिवीजन करके बनाते हैं पोलन ग्रेन, और ये पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को। और जो फंक्शनल मेगास्पोर जो केवल एक बचा, वो फंक्शनल मेगास्पोर माइटोटिक डिवीजन करके बनाता है एक एम्ब्रियोसैक जो फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। पोलन ग्रेन में कितने सेल्स हैं वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हो। मोर देन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कब? जब वो पोलन ग्रेन अपने प्लांट से अलग होता है, यानी जस्ट जब वो रिलीज होता है प्लांट से, तब उसमें 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि बाकी के एंजियोस्पर्म्स में वो रिलीज होता है 3 सेल स्टेज पर। और एम्ब्रियोसैक की बात करें तो इसमें 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इन शॉर्ट जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं और एक मेगास्पोर मदर सेल से केवल एक ही एम्ब्रियोसैक डेवलप होता है। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है और इन पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वापस बता रहा हूँ, एक मेगास्पोर मदर सेल से एक एम्ब्रियोसैक बनेगा और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होगा। बस दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। अब आप नेक्स्ट वीडियो पे इसको जरूर देखें, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट पॉलिनेशन, पॉलिनेटिंग एजेंट्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ pollination. That's it. Thank you very much for watching us. Stay connected with us for more such informative videos.